नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उपराष्ट्रपति चुनाव में पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर के बाद हर बार की तरह इस बार भी एनडीए विपक्ष पर भारी पड़ा और एनडीए में बगावत के सभी दावे भी धरे की धरे ही रह गए। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जहां राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के वोट मिले तो वहीं रेड्डी 300 वोट पर ही सिमट गए। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ के जुलाई में इस्तीफा देने के बाद से ही उपराष्ट्रपति का पद खाली है और अब राधाकृष्णन जल्द ही भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ऐसे में ये जानना बेहद अहम है कि आखिर उपराष्ट्रपति का पद भारत के लोकतंत्र में कितना अहम है और क्या इस बार विपक्ष के एनडीए में बगावत के दावे उस पर ही उल्टे पड़ गए हैं। जानेंगे ये सारी चीजें इस खास रिपोर्ट में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वो इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगर उनका पद किसी कारण से खाली हो जाता है या फिर अगर उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। अब जरा एक नजर देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक की जिम्मेदारियों पर भी डाल लेते हैं। उपराष्ट्रपति के पास संसद के उच्च सदन राज्यसभा की जिम्मेदारी होती है। वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, इसलिए वो इस दौरान किसी और पद का लाभ नहीं ले सकते हैं। राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति सदन में संविधान की व्याख्या और सदन से जुड़ने नियमों की व्याख्या करने वाले अंतिम प्राधिकारी हैं। इसी के साथ राज्यसभा को लेकर किए गए उनके फैसले अंतिम फैसले माने जाते हैं। आपको बता दें कि सभापति ही फैसला करते हैं कि राज्यसभा का कोई सदस्य दल बदल के तहत अयोग्य घोषित होंगे या नहीं। इन सभी चीजों से ये साफ है कि संसदीय लोकतंत्र में ये शक्तियां उपराष्ट्रपति को अलग पटल पर ही चिन्हित करती हैं। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति के पास संसद के उच्च सदन के कामकाज को बेहतर करने की भी जिम्मेदारी होती है। ऐसे कई मौके आए हैं जब राज्यसभा के सभापति ने सदन में प्रश्नकाल में सांसदों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद की है। साथ ही सदन में विवाद की स्थिति को भी रोका है और सदन की मर्यादा को कायम रखा है, जिससे राष्ट्रहित के मुद्दों पर सही और पॉजिटिव चर्चा हो पाई है। इसके अलावा जब कभी किसी भी राज्यसभा सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस दिया जाता है तो इसमें सभापति की सहमति होना अनिवार्य है। ये पूरी तरह सभापति के विवेकाधिकार में है कि वे किसी विशेषाधिकार मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजें या नहीं और इससे जुड़ी सिफारिशों को स्वीकार करें या नकार दें। यही नहीं, कई बार संसद में कोई विधेयक पेश होता है तो इसे अलग अलग समितियों के पास भेजा जाता है। साथ ही कार्यपालिका की गतिविधियों और सरकार के खर्चों की निगरानी के लिए कई संसदीय समितियां भी बनती हैं। इनमें सदस्यों को नामित करने का अधिकार भी सभापति के पास ही होता है। वे समितियों के अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं और उन्हें निर्देश जारी कर सकते हैं। आपको यह भी बताते चले कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति इस दौरान कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। हालांकि वे इस पद पर अगले राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक या राष्ट्रपति पद रिक्त होने के 6 महीने तक ही रह सकते हैं। इस दौरान तक राष्ट्रपति पद भरना अनिवार्य होता है। दूसरी तरफ अगर राष्ट्रपति बीमारी या विदेश यात्रा के कारण थोड़े समय के लिए ही अपना काम नहीं कर पाते हैं तो उपराष्ट्रपति उनके लौटने तक राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालते हैं। हालांकि जब उपराष्ट्रपति पर राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी आती है तो वे राज्यसभा के सभापति के पद की जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का दायित्व संभालते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, फायदे और वेतन मिलते हैं। खैर, ये तो हो गई जिम्मेदारियों और फायदे की बात। अब जरा हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। फिलहाल इतना तो सभी को पता है कि सीपी राधाकृष्णन लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा वो दक्षिण से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इन सभी चीजों से इतर अब जरा उनके राजनीतिक जीवन को जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद तक की यात्रा असाधारण रही है। इस सफर की शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव के बाद इसका विस्तार हुआ। दरअसल उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। हालांकि वो तमिलनाडु से आते हैं। उनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन का संघ और बीजेपी से गहरा नाता है। वो 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर थे। उनका राजनीतिक करियर करीब 4 दशकों का रहा है, यानी कि 40 साल का। सीपी राधाकृष्णन ने 16 साल में आरएसएस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और बाद में जनसंघ से भी जुड़े। 1998 और 1999 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र से 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि उन्हें 3 बार लोकसभा चुनाव में हार भी झेलनी पड़ी। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत के पहले ओबीसी नेता हैं जिन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है।
यही नहीं, उनके समर्थक उन्हें तमिलनाडु के मोदी के रूप में भी संबोधित करते हैं। फिलहाल भारत को प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब अपने नए उपराष्ट्रपति के रूप में भी तमिलनाडु के मोदी मिल चुके हैं, जो जल्द ही इस पद के लिए शपथ लेंगे। लेकिन इस बीच एनडीए में बगावत को लेकर कई दिनों से दावा कर रहा इंडिया ब्लॉक अब कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके दावे अब एनडीए की जगह उल्टा उसी पर सच साबित होते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि करीब 15 विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर राधाकृष्णन को विजेता बनाया है, जबकि विपक्ष लगातार एनडीए के बिखरने का दावा कर रहा था। लेकिन जिस तरह से रेड्डी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मुक्की खाई है, उससे एक बात तो साफ है कि इंडिया ब्लॉक की अपनी ही नींव कमजोर है। बाहर से एकजुट दिखने का ढोंग करने वाला इंडिया गठबंधन असल में अंदर से बिल्कुल खोखला है। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।